जब से हैदराबाद में 400 एकड़ का फॉरेस्ट कटा है, तब से हर जगह न्यूज़ में बस यही देखने को मिल रहा है कि सरकार ने इधर पेड़ काट दिए, उधर फॉरेस्ट काट दिया, इतने सारे जानवर को बेघर कर दिया। हर जगह सरकार का क्रिटिसिज्म होता नजर आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार सरकार के डिसीजंस ही गलत होते हैं और हमारे सही? क्या गवर्नमेंट को क्लाइमेट चेंज होता नजर नहीं आ रहा? क्या उन्हें पेड़ों से नफरत है या जानवरों से नफरत है? और अगर ऐसा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को यूनाइटेड नेशंस का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कैसे मिल गया? इसका ये मतलब भी तो निकाला जा सकता है कि हमारे देश में जितने पेड़ कट रहे हैं उनसे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में पिछले कुछ सालों में सरकार ने कितने पेड़ लगाए, कहाँ लगाए, उनका क्या रिकॉर्ड है, और एनवायरनमेंट और अपने क्लाइमेट को लेकर हमेशा गवर्नमेंट वर्सेस सिटीजन ना होकर गवर्नमेंट एंड सिटीजन दोनों साथ में मिलकर क्या कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सो हेलो गाइस, दिस इज दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग डेली करंट कैप्सूल। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले साल अप्रैल 2024 से इस साल मार्च 2025 के बीच में हमारे देश में 129 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाए गए। दोबारा बोलूं, 129 करोड़ 50 लाख, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लगाए हैं 39.5 करोड़। दूसरे नंबर पर तेलंगाना 17.6 करोड़, तीसरे पे गुजरात 17 करोड़, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन्होंने भी 6 करोड़ 5 करोड़ ऐसे लगाए। अकेले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2022 में बोला था कि आने वाले 5 सालों में हमारी स्टेट में ही 175 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके लिए हर साल 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। और पिछले 3 साल से ये टारगेट अच्छे से अचीव किया जा रहा है। 2014 से पहले यूपी का ग्रीन कवर 6.5-7% अराउंड हुआ करता था, जो आज के टाइम में 9.9% है, और इसे 2030 तक 15% करने का टारगेट है। इसके अलावा हमारे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने टाटा ग्रुप के साथ भी 2023 में एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें हर डॉट बॉल पे 500 पेड़ लगाए जाएंगे। 2023 और 24 में ये कंडीशन सिर्फ प्लेऑफ के मैचेस के लिए ही अवेलेबल थी, लेकिन इस साल 2025 से इसे स्टार्टिंग के मैचेस से ही लागू किया गया है। 2023 में 294 डॉट बॉल्स डली थी, जिसके हिसाब से 1,47,000 पेड़ लगाए जाने थे। वहीं 2024 में 323 डॉट बॉल्स डली थी, जिसमें 1,61,500 पेड़ लगाए जाने थे, यानी 2 सालों में 3 लाख से ज्यादा पेड़। और इस साल का देखें तो अभी तक 1800 से ज्यादा डॉट बॉल्स खेली जा चुकी हैं, यानी 9 लाख पेड़ तो यही हो गए। लेकिन इसमें एक कैच है, वो ये कि इंटरनेट पे अगर ढूंढा जाए कि ये 3 लाख पेड़ जो लगाए गए हैं पिछले 2 सालों में वो कहाँ हैं, तो कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि असम, गुजरात, कर्नाटक और केरला, इन स्टेट्स में उन पेड़ों को लगाया गया है। लेकिन अगर आप पूछो कि कहाँ है, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। ज़्यादा ढूंढने पर जय शाह और रॉजर बिनी की कुछ फोटोज मिल जाएंगी पेड़ लगाते हुए की, 4 लाख व पेड़ लगाते हुए की। लेकिन उससे पहले के 3,99,999 पेड़ कहाँ लगे हैं, उसकी कोई जानकारी कहीं अवेलेबल नहीं। और सेम यही केस गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के साथ भी है। ऑन पेपर्स आप चाहे 129 करोड़ पेड़ लगाओ या 12,990 करोड़, जब तक ग्राउंड पर वर्क होता हुआ नजर नहीं आएगा, तब तक हमारी ड्यूटी है उनसे क्वेश्चन करने की कि भाई कहाँ लगे हैं वो पेड़। क्योंकि उन 129 करोड़ 50 लाख पेड़ों को लगाने में 684 करोड़ रुपए भी खर्च हुए हैं सरकार के, जो कि असल में सरकार के नहीं, हमारे टैक्स के पैसे थे। और अगर मैं आपको एक बेसिक फैक्ट बताऊं तो सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव्स में पेड़ नहीं पौधे लगाए जाते हैं, और एक पौधे को फुल ग्रोन ट्री बनने में कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है। और इतने टाइम तक उसकी देखभाल करना, उसकी नरिशमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक बार पौधा लगाने के बाद मंत्री जी दोबारा उसमें पानी डालने थोड़ी आएंगे, इसलिए ज़्यादातर पौधे ऐसे ही मर जाते हैं। और इतने लाखों करोड़ों पेड़ पौधे लगाने के बाद भी हमारे पूरे भारत का फॉरेस्ट और ट्री कवर एज ऑफ 2023 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का 25% है। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया एटलीस्ट 33% होना चाहिए। तो ये डेटा तो था सरकार की तारीफ का, जो मैंने आपके सामने कर दिया। इसमें हमने देखा कि सरकार ने पिछले सालों में कितने पेड़ लगाए। अब बारी है उनकी खामियों की। अब हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने किस स्पीड से पेड़ काटे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के हसदेव फॉरेस्ट की। ये सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, जहाँ पर हजारों एनिमल स्पीशीज रहते हैं, हाई डेंसिटी फ्लोरा एंड फौना है, ट्राइबल कम्युनिटीज भी यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए सरकार ने इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का स्टेटस भी दे रखा था। लेकिन एक दिन यहाँ पर कोल रिजर्व्स मिल जाते हैं,
जिसके बाद इस फॉरेस्ट से प्रोटेक्टेड का स्टेटस छीन लिया जाता है और इसे ऑक्शन करके एक राजस्थानी कंपनी को दे दिया जाता है, जो कंपनी बाद में अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर लेती है और अडानी सारी जिम्मेदारी लेता है वहाँ पेड़ काटने की और माइनिंग करने की। जिसके बाद वहाँ 3.5 लाख पेड़ काटे जाते हैं। उसके बाद सरकार 2.5 लाख पेड़ और काटने की परमिशन भी उन्हें दे देती है, क्योंकि कोयला तो चाहिए ही। आज भी हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम 75% थर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि अगेन एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। दूसरा केस यहाँ पर आता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। असल में ये ज़मीन उस टाइम की आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की थी, जिन्होंने वहाँ पर 2324 एकड़ ज़मीन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए एक तरह से दान में दी थी। वो ज़मीन यूनिवर्सिटी के नाम नहीं की गई थी, वो सरकार के ही नाम थी। बस उन्हें दिया गया था कि आप वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक बना सकते हो। तो लीगली अगर देखा जाए तो वो ज़मीन सरकार की ही है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी बोली थी कि वो सरकार की ज़मीन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। पर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ 450 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है, जहाँ की रॉक फॉर्मेशंस लाखों साल पुरानी है, उसी जगह पर सरकार को आईटी पार्क क्यों बनाना है? आईटी पार्क तो कहीं और भी बनाया जा सकता है। और इसी बात को लेकर वहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक रात में ही तेलंगाना की गवर्नमेंट ने वहाँ का बहुत सारा एरिया साफ कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अब वहाँ पर स्टे लगा दिया है कि इतनी जल्दी सरकार को किस बात की है कि रात रात में ही उन्होंने इतना सारा जंगल साफ कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे केस पर, जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड का। गवर्नमेंट का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके लिए उन्होंने 80,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट एलोकेट किया है। ये प्लान नीति आयोग ने बनाया है, जिसमें वहाँ एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, एक पोर्ट बनाया जाएगा, एक टाउनशिप जो अकोमोडेट कर पाएगी 3.5 लाख लोगों को, वो बनाई जाएगी, एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा और एक सोलर गैस का पावर प्लांट बनाया जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने के लिए वहाँ करीबन 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिसके लिए कई सारे इकोलॉजिस्ट और मरीन लाइफ एक्सपर्ट्स वार्न कर चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ना सिर्फ उस आइलैंड बल्कि आसपास की मरीन लाइफ भी डैमेज हो सकती है। पर यहाँ सरकार का कहना है कि इसे कंपनसेट करने के लिए हम हरियाणा और मध्य प्रदेश में लैंड एलोकेट करवा देंगे, जहाँ पर एफॉरेस्टेशन की जाएगी, यानी वहाँ पेड़ कटने के बदले में यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। अब गवर्नमेंट कैसे पेड़ लगाती है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और वैसे भी सिर्फ पेड़ लगाकर एनवायरनमेंट नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि हमारे ट्रीज और रेन फॉरेस्ट ये सब मिलाकर पूरी अर्थ का 28% ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हमारे ओशंस रिमेनिंग 72% ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो पेड़ लगाने के साथ और जंगलों को बचाने के साथ साथ हमारी नदियों को साफ रखना और हमारे ओशंस को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए थर्मल पावर प्लांट्स की जगह रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। साथ ही ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, फिल्टर्स आते हैं, जिन्हें इन थर्मल पावर प्लांट्स में इंस्टॉल करने से पॉल्यूशन कंपैरेटिवली कम होती है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए, ताकि लोग पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लेने के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज़ करें। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं पहले अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि दिल्ली को 10,000 बसेस की ज़रूरत है, जो आज तक भी पूरी नहीं हुई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 650 इलेक्ट्रिक बसेस एलोकेट की गई थी, जिनकी आधी भी आज तक रोड पर नहीं आई। खैर, इनके अलावा स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज को एनफोर्स करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एनकरेज करना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये सारे काम सरकार के हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे कि मैं अपने इंडिविजुअल स्तर पर एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें, रीयूजेबल आइटम्स को यूज़ करें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता हो। पानी बचाएं, एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस का यूज़ करें। अगर ज़रूरी ना हो तो अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अगर आपके शहर में है तो अपने घर के साथ साथ मोहल्ले पड़ोस में भी सफाई बनाए रखें। ऐसी एनजीओज़ को सपोर्ट करें जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का काम करती हो। आप उसमें डोनेट कर सकते हैं, उनके साथ वॉलंटियर कर सकते हैं, जाके अवेयरनेस बढ़ाएं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने सोशल नेटवर्क में लोगों को बताएं कि आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है और सरकार के भरोसे देश नहीं चलता, उसमें लोगों को भी आके कंट्रीब्यूट करना पड़ता है।
और अगर इतनी लंबी वीडियो देखकर आप यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट है, वो ये कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है कंज्यूम करने के लिए, और एक फुल ग्रोन ट्री एक दिन में 275 लीटर ऑक्सीजन रिलीज करता है। यानी एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए एक दिन में कम से कम 2 फुल ग्रोन ट्री चाहिए होते हैं ऑक्सीजन की कंजप्शन के लिए। तो अगर आप एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं, और लगाने के बाद उनका पालन पोषण भी करें जब तक वो अपने पैरों पर न खड़े हो जाएं। उसके बाद से आपके सांसों की जिम्मेदारी उन 2 पेड़ों की होगी। काम थोड़ा मुश्किल है पर मैं जानता हूं कि आप ये कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज दिव्यांश।